नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत का बदला लेने के ऐलान के बीच ईरान के समर्थक हिजबुल्लाह और हुती ने इजराइल के कुछ सैन्य ठिकानों पर ड्रोन से हमला किया है। खबरों के मुताबिक इस हमले में एक नागरिक की मौत हो गई, जबकि कई सैनिक घायल हुए हैं। हालांकि ईरान ने अब तक इजराइल पर सीधा हमला नहीं किया है। इस बीच इजराइल ने कहा है कि अगर उसे इस बात के पुख्ता सबूत मिल गए कि ईरान उस पर हमला करने जा रहा है, तो वो उससे पहले ही ईरान पर हमला कर देगा। घड़ी की टिक टिक के बीच ईरान और इजराइल के दरमियान जंग की आशंका लगातार बढ़ती जा रही है। ईरानी सूत्रों के हवाले से अलग अलग न्यूज एजेंसीज पहले ही ये दावा कर चुकी हैं कि ईरान कभी भी इजराइल पर हमला कर सकता है, लेकिन इस बीच इजराइल से आई ये तस्वीरें तनाव और बढ़ा रही हैं। तस्वीरें इजराइल की राजधानी तेल अवीव की है। वक्त है रात के 3:12। अंधेरे के बीच आसमान में एक ड्रोन की आवाज सुनाई देती है, लेकिन इससे पहले कि उस ड्रोन का पता चलता, एक धमाके के साथ लोगों की चीखें सुनाई देने लगती हैं। असल में ये ड्रोन पड़ोसी मुल्क यमन के उन हुती आतंकवादियों की ओर से छोड़ा गया था जो ईरान और इजराइल के बीच चल रही तनातनी में इजराइल के खिलाफ हैं और हमास का समर्थन करते हैं। वैसे तो इस ड्रोन में एक शहरी की मौत हुई, जिसे यहां होने वाले हमलों के लिहाज से बहुत भयानक तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस तरह से आतंकियों ने महज एक ड्रोन से इजराइल का सुरक्षा घेरा भेद कर उसकी राजधानी तक को निशाना बना डाला, वो इजराइल के लिए एक खतरे की घंटी जरूर है। मगर यह हमला अकेला नहीं है। इससे महज एक रोज पहले हिजबुल्लाह इजराइल के एक सैन्य ठिकाने पर ड्रोन अटैक से कम 6 फौजियों को जख्मी कर चुका है, जबकि चंद घंटे में इजराइल जहां अपने हमले से हिजबुल्लाह के 6 लड़ाकों को मार चुका है, वहीं गाजा में चल रही जंग में 50 और लोग मारे गए। जाहिर है ये सारे हालात इस बात का इशारा देते हैं कि जंग के ये प्रॉक्सी यानी ईरान की ओर से छद्म युद्ध लड़ने वाले ये संगठन अब पूरी ताकत से इलाके में जंग का माहौल बनाने में लगे हैं और फिलहाल हालत ऐसी है कि बस एक चिंगारी इस तयशुदा जंग को कुछ घंटे पहले शुरू करा सकती है। इस बीच इजराइल ने साफ कर दिया है कि अगर उसे ईरान के हमले का पक्का इंटेलिजेंस इनपुट मिला तो फिर वो ईरान के हमले का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि वो खुद ही ईरान पर हमला कर देगा। लेकिन इन सब के बीच एक रिपोर्ट ने जहां सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है, वहीं ये भी इशारा दे दिया है कि इस जंग का स्वरूप कैसा हो सकता है। ये रिपोर्ट है इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर की। ईरानी आर्म्ड फोर्स की ओर से चलाए जाने वाले डेफा न्यूज के हवाले से इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान इजराइल पर कहां और कैसा हमला कर सकता है। 5 अगस्त को जारी इस रिपोर्ट में इजराइल के उन संभावित फौजी ठिकानों और सिविलियन टारगेट यानी नागरिक ठिकानों का जिक्र है जिन्हें ईरान निशाना बना सकता है। इस लिस्ट में इजरायली मिलिट्री बेस, तेल अवीव में मौजूद इजराइल के सैन्य मंत्रालय का दफ्तर, यरूशलेम की नेसेट बिल्डिंग, इजराइल के 8 एयरबेस के अलावा सिविलियन टारगेट्स में कई अहम शहरें और उनकी इमारतें, एयरपोर्ट्स, गैस फील्ड, पावर प्लांट और दूसरे ठिकाने शामिल हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान की ओर से ऐसी लिस्ट जारी करने का जो मकसद हो सकता है वो है इजरायली डिफेंस सिस्टम का ध्यान भटकाना। असल में ईरान की ये टारगेट लिस्ट काफी लंबी है और इस लिस्ट में इजराइल के बड़े हिस्से में फैले कई अहम ठिकाने मौजूद हैं, जिन्हें इस लिस्ट के जारी होने के बाद इजराइल सुरक्षित करने की कोशिश कर सकता है, यानी अपने एयर एंड मिसाइल डिफेंस एसेट्स को एक बड़े इलाके में फैला सकता है और इस सूरत में ईरान कुछ चुनिंदा जगहों पर हमले कर सकता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इससे पहले जब 13 अप्रैल 2024 को ईरान ने इजराइल पर मिसाइल अटैक किया था,
तब अमेरिकी और इजरायली कोलिशन ने ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही इंटरसेप्ट कर उन्हें मार गिराया, जिससे इजरायल को कम से कम नुकसान हुआ। लेकिन अगर इस बार हमला ईरान के अलावा इराक, लेबनान या फिर सीरिया जैसे देशों की तरफ से भी होता है, तो इजरायल के लिए उन हमलों को इंटरसेप्ट कर पाना पहले के मुकाबले मुश्किल होगा, क्योंकि इन जगहों से हमले होने पर एक तो मिसाइल लॉन्च होने से उनके टारगेट तक पहुंचने की दूरी पहले के मुकाबले कम हो जाएगी। दूसरा, दूरी कम होने की वजह से आसमान में फ्लाइट टाइम भी कम हो जाएगा और इससे मिसाइल आसानी से पकड़ में नहीं आएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे टारगेट की सूची छापने का मकसद इन टारगेट्स की पहचान करना कम, बल्कि सामरिक और आर्थिक असर डालना ज्यादा है। ईरान नागरिक ठिकानों के नाम इस सूची में डालकर ये भी समझने की कोशिश कर रहा है कि इससे इजरायल को कितना नुकसान हो सकता है और इसके बदले में इजरायल ईरान पर कैसा पलटवार कर सकता है। यानी इस लिस्ट को पब्लिश करने के पीछे एक मानसिक व्यू रचना तैयार करने का मकसद ज्यादा लगता है। बड़ी पुरानी कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इस जंग में रूस और चीन तो खैर पहले से ही ईरान के साथ खड़े होने की बात कह चुके हैं, खासकर इसलिए भी क्योंकि अमेरिका इस मोर्चे पर ईरान के खिलाफ इजरायल का साथ दे रहा है। लेकिन अब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी ईरान के रिवेंज प्लान यानी बदले की तैयारी को अपनी हरी झंडी दे दी। हालांकि पुतिन ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी को एक सीक्रेट मैसेज भेजकर इस हमले की कुछ शर्तें भी दी हैं और उन्हें आगाह किया है। पुतिन के नजदीकी माने जाने वाले सर्गेई शोइगु खुद पुतिन का संदेश लेकर अब से चंद रोज पहले यानी हमास के नेता इस्माइल हानिया के मारे जाने के बाद ईरान पहुंचे थे, जहां उन्होंने पुतिन के नजरिए से खामेनी को वाकिफ करवाया। जंग की आशंकाओं के मद्देनजर शोइगु ने तेहरान में सीनियर ईरानी ऑफिसर्स के साथ मीटिंग भी की। सूत्रों की माने तो इस सीक्रेट मैसेज में रूस ने ईरान को इजरायल में नागरिक ठिकानों पर हमले से बचने की सलाह दी और इसके नतीजों के बारे में भी याद दिलाया। उधर जंग की आशंकाओं के बीच ईरान ने रूस से सुखोई Su-35 फाइटर जेट्स की डिलीवरी जल्द शुरू करने की अपील की है, जबकि रूस ईरान के साथ एक विस्तृत समझौता करने की तैयारी में है। रूस पहले ही ईरान को एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम और कई तरह के रडार मुहैया करा चुका है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट बताती है कि ईरान ने रूस से और एयर डिफेंस सिस्टम की मांग की है, जबकि ईरान के पास पहले से ही रूस में बना S-300 एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जो कई हमलों को पहले ही भांप सकता है। इस बीच कुछ सूत्रों ने दावा किया है कि जंग की संभावनाओं और उथल पुथल के बीच रूस अब ईरान को S-400 डिफेंस सिस्टम की सप्लाई भी शुरू करने जा रहा है, यानी तनाव लगातार बढ़ रहा है। ईरान और इजरायल के बीच तनातनी की यह हालत कितने खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे मित्र देशों ने इजरायल की मदद के लिए उसके इर्द गिर्द अपने फाइटर जेट्स और युद्धपोतों को तैनात करना शुरू कर दिया है। ब्रिटेन ने रॉयल नेवी शिप्स के साथ साथ RAF हेलीकॉप्टर्स को भी स्टैंड बाई पर रखा है। फिलहाल जो हालत है उसे देखते हुए ये लगता है कि हमास के नेता इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह के मिलिट्री चीफ फौद शुक्र की मौत को ईरान ने अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया है और किसी भी कीमत पर इजरायल को निशाना बनाना चाहता है। दोनों की मौत के बाद बढ़े तनाव को कम करने के लिए जॉर्डन और लेबनान जैसे ईरान के पड़ोसी देशों ने कूटनीतिक प्रयास शुरू कर दिए हैं, लेकिन ईरान अपने इरादे से टस से मस नहीं हो रहा। एक रिपोर्ट के मुताबिक जॉर्डन और लेबनान के विदेश मंत्री ने हानिया की मौत के बाद हालात का जायजा लेने और तनाव कम करने के इरादे से ईरान का दौरा भी किया, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया कि वो हर हाल में इजरायल पर हमला करेगा, चाहे फुल फ्लेजेड वार की ही शुरुआत क्यों न हो जाए। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व निदेशक डेविड पेट्रियस ने ईरान इंटरनेशनल को दिए गए एक इंटरव्यू में ये उम्मीद जताई है कि ईरान भले इजरायल पर हमला कर दे, लेकिन दोनों ही देश इस वक्त फुल फ्लेजेड वार यानी पूरी तरह जंग में कूदने से बचना चाहेंगे, क्योंकि अगर दोनों देशों के बीच पूरी तरह जंग छिड़ गई तो दोनों ही देशों को भयानक नुकसान होगा और ईरान और इजरायल दोनों ही ऐसा नहीं चाहेंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से तेहरान के अंदर इस्माइल हानिया की हत्या हुई, वो ईरान के लिए एक बड़ा इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी फेलियर और एक बड़ा झटका है।
अब सवाल यह है कि जंग की हालत में कौन किसका साथ देगा और कैसे। सूत्रों की माने तो इस हमले में ईरान को लेबनान में हिजबुल्ला, सीरिया और इराक की मिलिशिया और यमन के हुती विद्रोहियों से मदद मिल सकती है। लेकिन इनमें से किसी भी देश ने अब तक खुलकर ईरान का साथ देने की बात नहीं कही है। हालांकि रूस और चीन ने ईरान का समर्थन जरूर किया है, लेकिन जंग की हालत में ये दोनों ही देश ईरान का कितना और कैसे साथ देंगे ये अभी साफ नहीं है। जबकि अब से पहले जॉर्डन का रुख न्यूट्रल रहा है, क्योंकि इससे पहले जब ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी थी, तब अमेरिका के साथ साथ जॉर्डन ने भी इजराइल की ही मदद की थी। वहीं सऊदी अरब और यूएई ने भी अमेरिका को इनपुट मुहैया करवाए थे। खास बात यह है कि ईरान, इराक या यमन से अगर इजराइल को निशाना बनाकर मिसाइलें दागी जाएं, तो इन्हें जॉर्डन के आसमान को पार करना होगा। और जॉर्डन ने पिछली बार ये साफ कर दिया था कि वो ईरान और इजराइल में से किसी को भी अपने हवाई सीमा का उल्लंघन करने नहीं देगा। आज तक ब्यूरो। ये दुनिया को पता है कि अमेरिका इजराइल के दोस्तों में से है। इसीलिए जब भी इजराइल पर कोई खतरा आता है, अमेरिका सबसे पहले आगे आता है। ईरान और इजराइल के बीच मौजूदा तनाव को देखते हुए अमेरिका ने इस बार भी खाड़ी में अपने जंगी बेड़ों को तैनात कर दिया। पर सवाल यह है कि क्या अमेरिका इजराइल के लिए सिर्फ दोस्ती निभाने की वजह से ये सब करता है, या फिर इसके पीछे उसका कोई अपना मतलब छुपा है। हमास के मुखिया इस्माइल हानिया की मौत के बाद बेशक ईरान और इजराइल एक बार फिर आमने सामने आ गए हों, लेकिन मिडिल ईस्ट में गहराते जंग के बादल के पीछे कई और मायने हैं। और इनमें दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों में से एक अमेरिका का अपना इंटरेस्ट यानी उसके अपने हित सबसे ऊपर है। असल में अमेरिका ईरान में सत्ता परिवर्तन चाहता है, लेकिन वो इसके लिए सीधे सीधे न तो ईरान के अंदरूनी मामलों में दखल दे सकता है और न ही उस पर हमला कर सकता है। ऐसे में वो ईरान के दुश्मन नंबर 1 इजराइल के साथ खड़ा है और हर हाल में उसका साथ देने का दावा भी करता है। और इस बार भी हमास और ईरान के साथ इजराइल की जो तनातनी और सैन्य कार्रवाई चल रही है, उसमें अमेरिका लगातार इजराइल की मदद कर रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर ईरान पर अमेरिका की नजर क्यों है और क्यों वो ईरान में सत्ता परिवर्तन करना चाहता है। तो जवाब है, ईरान में सत्ता परिवर्तन के पीछे अमेरिका के व्यापारिक हित छुपे हैं और वो जानता है कि अयातुल्ला अली खामेनी को ईरान के सुप्रीम लीडर की कुर्सी से हटाए बिना उसका न तो इराक और अफगानिस्तान में दबदबा कायम हो सकता है और न ही व्यापारिक हित पूरे हो सकते हैं। यही वजह है कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर बड़े पैमाने पर पाबंदी लगा रखी है और ईरान के साथ उसका हर तरह का व्यापार बंद है। यहाँ तक कि ईरान के साथ व्यापारिक रिश्ते रखने वाले मुल्कों के साथ भी अमेरिका दूरी बनाता रहा है और उन पर भी अपना प्रतिबंध लगाता रहा है। ईरान के पास तेल और गैस का बड़ा भंडार है, बल्कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल भंडार ईरान के पास ही है, जबकि गैस के मामले में तो वो दूसरे नंबर पर है। इसके अलावा ईरान में बेशकीमती खनिज भरे पड़े हैं। मिडिल ईस्ट में ईरान जिस जगह पर लोकेटेड है, वो भी भौगोलिक तौर पर काफी अहम है। ईरान के साथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अजरबैजान, इराक, तुर्की, आर्मेनिया और रूस की सीमाएं लगती हैं। ऐसे में ईरान में दबदबे से वो न सिर्फ व्यापारिक तौर पर अपना फायदा उठा सकता है, बल्कि एक साथ कई देशों के करीब पहुंचकर सामरिक तौर पर भी खुद को मिडिल ईस्ट में और मजबूत कर सकता है। और सच्चाई तो ये है कि मिडिल ईस्ट में सामरिक यानी फौजी तौर पर खुद को मजबूत करने का मतलब भी व्यापारिक तौर पर खुद को और मजबूत करना है। ऊपर से ईरान ने जिस तरह से मिडिल ईस्ट में अमेरिका और उसकी समर्थक ताकतों के खिलाफ गोलबंदी की है, वो भी अमेरिका को मुंह चिढ़ा रहा है। आसपास के कई देश और वहां के उग्रवादी संगठन ईरान के साथ हैं। मसलन यमन में हुती, लेबनान में हिजबुल्ला, फिलिस्तीन में हमास और इराक के कई मिलिशियाओं का ईरान को साथ है। और ये बेशक किसी देश के मुकाबले छोटे छोटे संगठन हैं, लेकिन ये जिस तरह से मिडिल ईस्ट के एक बड़े इलाके में फैले हुए हैं और जिस तरह से ये लगातार अमेरिका, इजराइल और यूरोपीय मुल्कों का विरोध करते रहे हैं, वो भी अमेरिका को सालता है। ऐसे में ईरान में नई सत्ता स्थापित करना अमेरिका का बड़ा मकसद है। ईरान और अमेरिका के बीच पिछले 4 दशकों से दुश्मनी का रिश्ता रहा है। जानकार बताते हैं कि 1953 में अमेरिका और ब्रिटेन ने ईरान के लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री को हटाने के लिए ईरान के पूर्व शक्तिशाली शासक के बेटे शाह को मजबूत करने की कोशिश की।
इसके बाद 1979 में इस्लामिक क्रांति हुई, जिसने शाह को उखाड़ फेंका और उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। अमेरिका ने शाह को कैंसर के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन इससे ईरान में उनके विरोधियों का गुस्सा भड़क गया और राजधानी तेहरान में अमेरिकी दूतावास में मौजूद अमेरिकियों को बंदी बना लिया गया। फिर 1980 में राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने उन्हें बचाने के लिए एक ऑपरेशन का आदेश दिया, जो फेल हो गया। बाद में अमेरिका ने ईरान को कमजोर करने के लिए इराक का साथ देना शुरू कर दिया। जंग के दौरान उसने इराक को इंटेलिजेंस इनपुट मुहैया करवाए और इस तरह अमेरिका और ईरान की दुश्मनी लगातार गहरी होती चली गई। अब जिस तरह से ईरान और इजराइल के बीच चल रहे तनातनी के दौरान अमेरिका ने पूरी मुस्तैदी से मिडिल ईस्ट में अपने जंगी जहाजों और युद्धपोतों की तैनाती शुरू कर दी है, उससे भी इस बात की झलक मिलती है कि ईरान और अमेरिका के रिश्तों में किस कदर तलखी है। इजराइल पर ईरान के हमले की आशंका को देखते हुए अमेरिका ने जबरदस्त तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने एहतियात के तौर पर इस इलाके में एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यानी विमान वाहक पोत तैनात कर दिया है और इसके साथ ही फाइटर जेट स्क्वाड्रन, क्रूजर और डिस्ट्रॉयर को भी मोर्चे पर लगाया गया है। यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप को मिडिल ईस्ट के लिए भेजा गया है और मिडिल ईस्ट में पहले से मौजूद यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को वापस बुला लिया गया है और ये तैनाती इस बात का सबूत है कि ईरान और इजराइल के बीच जंग का खतरा किस कदर बढ़ता जा रहा है। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए हमले और गाजा में चल रही इजराइल की जवाबी कार्रवाई के बाद ये पहला मौका है जब इतने बड़े स्तर पर इलाके में फौजी लामबंदी हुई है। पेंटागन ने शुरू में इस इलाके में हमास, हुती और हिजबुल्लाह सरीखे संगठनों को जवाब देने और उन्हें काबू में रखने के लिए 2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप तैनात किए थे, लेकिन अब इसके अलावा भी तैनाती चल रही है। इसके अलावा अमेरिका ने मिडिल ईस्ट और भूमध्य सागर में बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस डिस्ट्रॉयर और क्रूजर भेजे हैं। 2 अमेरिकी डिस्ट्रॉयर इस साल अप्रैल में इजराइल के खिलाफ ईरानी मिसाइल हमले रोकने में शामिल रहे थे। पेंटागन ने भी ये साफ किया है कि मिसाइल डिफेंस फोर्स को भी अलर्ट पर रखा गया है और ये फैसला इस बात का सबूत है कि अमेरिका हर हाल में इजराइल की मदद करने के लिए तैनात है। अमेरिका का कहना है कि वो मिडिल ईस्ट में जंग को बढ़ावा नहीं देना चाहता, लेकिन इजराइल की मदद करने में वो कोई कमी भी नहीं करना चाहता। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।